जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं परीक्षा 2021 के विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। एक सेट में 80 प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों, कैसे पूछा जाता है कि 80 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 40 का जवाब देना है। 40 के उत्तर का जो आपका नंबर होगा वही आपको मिलेगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इन 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प, मतलब ये 4 ऑप्शन होते हैं, उस 4 में से एक ही सही होता है। और एक जो सही होता है उसको हमें OMR मिलता है, और OMR पे हमें क्या करना होता है, चिन्हित करना पड़ता है। एक गोल रहता है, इसमें से इसको पूर्ण रूप से ऐसे घस दिया जाता है दोस्तों, तब हमें 1 नंबर मिलता है। और ये खंड अ होता है, ठीक है। पहला खंड का ये 80 प्रश्न होता है, जिसमें से 40 का आंसर जो आपको आता है उसका आंसर देना है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो दोस्तों, जानते हैं आप। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, ताकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग का बहुत सारा तैयारी करना भी होता है, और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके कारण से हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है। मतलब फोकस दूरी बराबर जो होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा? दोस्तों, आप जानते हैं सामान्य यानी कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद है दोस्त, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो आप जानते हैं सबसे कम झुकता है कौन सा रंग होता है दोस्त? तो आप देखते हैं प्रकाश के वन विक्षेपण में 7 रंग होते हैं, और 7 रंग में सबसे ऊपर जो होता है लाल होता है, लाल। तो ये लाल वाला रंग जो होता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण से इसका झुकाव कम होता है। और इससे दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि सूर्य एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसी कारण से होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक ना। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। मानव के आँख पर जो रेटिना पर बनता है छवि, प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है दोस्तों? तो आप जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन जब होता है, विसरण हो जाता है, तो प्रकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। साथ में क्या कह रहा है दोस्तों कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों आंसर इसका? तो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। उसके बाद क्या है, 8 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है, निकट दृष्टि दोष जिसके आँख में जो होता है, वो उसको अवतल लेंस की चश्मा लगाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है दोस्तों? तो इसमें जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, वह है गैल्वेनोमीटर। कौन सा है दोस्तों? गैल्वेनोमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 10 में, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रदर्शित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को कौन प्रदर्शित किया था? आस्टर्ड, फ्लेमिंग, आइंस्टाइन, मैक्सवेल। तो कौन किया था? तो दोस्तों मैक्सवेल किए थे, मैक्सवेल। उसके बाद है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, कूलम। कौन होता है दोस्त? वोल्ट होता है, वोल्ट। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा? श्रेणी क्रम की समांतर क्रम की श्रेणी एवं समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्त?
तो श्रेणी क्रम होगा इसका आंसर, श्रेणी क्रम। चुंबक बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसा होता है चुंबक बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्त? काल्पनिक होगा इसका, काल्पनिक। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है दोस्तों? 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, और बी में है 1.6 गुने 10⁻−19 जूल, और सी में है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्त? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होगा। उसके बाद दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, इसमें से आपको समझिए तो 5 से 10 के बीच में इतना क्वेश्चन तो जरूर आएगा दोस्तों। उसके बाद 15 नंबर में क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। दोस्तों यहाँ पर भी आप छांट सकते हैं, तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा जो है सो नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद क्या है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो आप जानते हैं लाल हरा नीला, ये तीनों जो है प्राथमिक रंग होता है, और तीनों रंग को मिला देते हैं तो वो श्वेत रंग बन जाता है दोस्तों। तो ये लाल हरा नीला ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? कौन सा है जो नेत्र के रंगीन भाग है? तो दोस्तों ये होगा कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। कौन सा होगा दोस्तों? तो आइरिस होगा इसका आंसर, आइरिस। उसके बाद है, आप जानते हैं कि 9th क्लास में भी फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है दोस्तों। उसके बाद क्या है, शिवालक शीशा होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है दोस्तों। जब किसी परमाणु तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, कौन सा गतिशील है? गतिशील कण है, परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जब किसी परमाणु तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें कौन सा गतिशील कण होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन ही गति करता है उसमें। तो 22 नंबर में क्या रहा? एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, ऊर्जा का, आवेश का? तो आवेश का है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? आवेश का है। निम्नांकित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नांकित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है दोस्तों? अब 24 नंबर में है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित है। अब हम जानते हैं 26 नंबर में, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो उपापचयन अभिक्रिया है, उपापचयन अभिक्रिया है। काली चूना पर जब डाला जाता है, काली चूना पर जब डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। मतलब काली चूना पर जब डाला जाता है, क्या डाला जाता है दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है कि इसमें काली चूना पर जब कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा, सबसे अभिक्रियाशील हो जाएगा CuHg AgAu, तो AgCu। तो हमें लग रहा है दोस्तों इसका जो है Ag होगा, Ag मतलब चांदी। उसके बाद दोस्तों कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। उसके बाद 30 नंबर में है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन सा कर देता है? तो क्षार। और क्षार का pH विलयन क्या होता है दोस्तों? 7 से ऊपर ही होता है। इसका मतलब A और B दोनों होगा, यह भी 7 से ऊपर है और यह भी 7 से ऊपर है, तो A और B दोनों हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में तो सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं दोस्तों? तो 3 के होते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र
आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। उसके बाद है 33 नंबर में, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सोडियम लवण, तो साबुन को कहलाते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, क्या होती है, घटती है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो आप जानते हैं दोस्तों, पहले हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, तब लिथियम होता है, उसके बाद बेरिलियम होता है, तब कार्बन, तब तो बेरिलियम बोरन होता है, तब कार्बन होता है, कार्बन आ गया। तो यह हमें लग रहा है कि यह बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है परमाणु क्रमांक किसके। उसके बाद क्या है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है दोस्तों, तो सिलिकॉन जो है धातु, अधातु, उपधातु, कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा, उपधातु होगा दोस्तों, उपधातु। उसके बाद क्या है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसमें C कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, P से फास्फोरस हो गया। तो सोडियम जो है क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है। आप जानते हैं कि सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, यह भी बात जान ले दोस्तों। उसके बाद क्या है, टिहरी बांध का निर्माण, यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में, तो उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों, उत्तराखंड में। निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं दोस्तों, अभी देखिए ऊपर में आया है सोडियम वाला, तो सोडियम को केरोसिन में, मिट्टी तेल में, केरोसिन तेल में रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो दोस्तों अपमार्जक से ही कपड़ा साफ होता है। क्यों कपड़ा साफ होता है, क्योंकि पानी के बहुत पतला कर देता है, और हमारे जो कपड़े होते हैं उसके गंदा जो रहता है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो उसमें क्या होता है, अपमार्जक होता है, और अपमार्जक जो भी साफ करने वाला होता है वो अपमार्जक होता है। जो भी साफ करने वाला पदार्थ होता है उसमें अपमार्जक होता है। तो सर्फ कपड़ा साफ करते हैं, इसमें भी होगा, शैम्पू में भी होगा, ईजी में भी होगा, और इसका मतलब उपरोक्त तो सभी होगा। उसके बाद क्या है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल जो होता है, सौर बैटरी जो होता है, किसका उपयोग होता है उसमें दोस्तों, सिलिकॉन का उपयोग होता है, उसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है। उसके बाद है 43 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो दोस्तों इसका आंसर CNG गैस होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है, इसका प्रयोग गाड़ी को चलाने के लिए किया जाता है दोस्तों। उसके बाद है 44 नंबर में Cu 2Cu प्लस O2 बराबर है 2Cu है O है। तो यह इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में, दोस्तों वीडियो को थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, तो दोस्तों इसमें जो है असंतुलित नहीं है। तो मतलब यहाँ देख लीजिए, ये जो है असंतुलित है, मतलब संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि PbNO3, तो इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन देख लीजिए 1 है, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो 2 2 4 1 5 ही हो रहा है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, इसीलिए ये असंतुलित है, मतलब संतुलित नहीं है। उसके बाद है 46 नंबर में, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, आप जानते हैं उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो ये है CH3COOH दुर्बल अम्ल है। उसके बाद है 48 नंबर में, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो तांबा का अयस्क है। पोटासियम की परमाणु संख्या क्या होता है दोस्त, आप जानते हैं कि पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है। उसके बाद है 50 नंबर में, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC का नाम है, तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका IUPAC नाम क्या होता है दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद है 51 नंबर में, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र दोस्तों C2H5OH है, C2H5OH है। उसके बाद है एल्काइन कौन है, तो एल्काइन इसमें कौन है दोस्तों, C2H2 एल्काइन है, C2H2 एल्काइन है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों आप जान ले कि C6H12O6 चीनी का सूत्र होता है। उसके बाद क्या है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन
की संख्या है कितना है, तो 3 है। इसके बाद है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये अंकुरित बीज होगा, अंकुरित बीज होगा। उसके बाद है मानव वृक्क मतलब किडनी किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो यह जो है किडनी जो है उत्सर्जन का हिस्सा है, उत्सर्जन। इसमें जो है क्या होता है, किडनी में मूत्र का उत्सर्जन होता है दोस्तों। तो उसके बाद है 57 नंबर में, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। जाइलम आप जानते हैं, जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, आप जो सांस छोड़ते हैं श्वसन के दौरान, तो आपके श्वसन के दौरान CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। फलों के पकने को निम्न में से किस से नियंत्रित किया जाता है, किससे नियंत्रित किया जा सकता है, तो एथिलीन से दोस्तों, एथिलीन से। उसके बाद है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन की वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो डेंड्राइट है। उसके बाद क्या है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपातकाल में यही काम देता है दोस्तों, एड्रीनलिन ग्रंथि जो होता है, यही जो है हमें आपातकालीन, इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया, तो अत्यधिक लार निकलना यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब दोस्तों हम 63 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी हो। अब हम 63 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं कि इसमें कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि मानव में गर्भ की अवधि 9 महीना होता है। आप जानते हैं 1 महीना में 30 दिन होता है, तो 9 को 30 से गुना करेंगे तो 9 या 27 मतलब 270 दिन होगा दोस्तों। उसके बाद है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ दोस्तों, तो यह 1985 में शुरू हुआ। अब क्या है कि मुकुलन 65 में, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो कौन सी बीमारी जो है यह श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो यह दोस्तों टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, मतलब दम्मा जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है 67 नंबर में, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, प्रोटीन की, सेलुलोज की। तो प्रोटीन तो करते हैं हम लोग, मनुष्य और मांसाहारी जीव ये दोनों कर लेते हैं, वसा भी कर लेते हैं, और सेलुलोज हम लोग पाचन नहीं कर पाते, यह पेड़ पौधा कर पाते हैं, तो यह सेलुलोज इसका आंसर होगा। अब कह रहा है 68 में कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, मतलब ब्रेन हेमरेज कब करता है लोगों का, तो ब्रेन हेमरेज क्या कैसे होता है, तो हाइपरटेंशन के कारण क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है दोस्तों। अब 69 नंबर में है कि निम्न में से परजीवी पादप मतलब पौधा का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो है कष्टकुटा, यह परजीवी है, यह दूसरे पेड़ पौधे को या जीव जंतु को भी मार करके खा जाता है। उसके बाद क्या है, जो 70 नंबर में हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, मतलब हृदय से जो यह हृदय जो होता है मानव का हृदय, यह एक पंप के कार्य करता है, और यह हृदय जो है क्या करता है, नीलय के द्वारा शरीर में यह रक्त को पंप करता है। उसके बाद क्या है 71 नंबर में, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो मुकुलन है। क्या है दोस्तों, मुकुलन। जनन संचारित रोग है, क्या है, तो इनमें से ये सिफिलिस भी है, यह भी जो है अनुवांशिक है। उसके बाद एड्स आप जानते हैं। उसके बाद गोनोरिया, यह भी जनन से संबंधित है, तो यह जनन से संबंधित रोग है, तो इनमें से लग रहा है कि यह सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि पुष्प मतलब फूल का सबसे बाहरी भाग कौन सा है, तो उसको क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज को क्या कहते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी भाग को बाह्यदल पुंज कहते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, ब्लड समूह ए में कौन सा
एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है दोस्तों, तो ए बी उसमें होता है, ए बी। उसके बाद क्या है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो दोस्तों इसका आंसर इंसुलिन हो जाएगा, इंसुलिन। उसके बाद क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है, मतलब पौधा के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन है इसमें दोस्तों, तो यह जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन है। उसके बाद क्या है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित कहाँ पर होता है, तो अंतःस्रावित ग्रंथि में होता है, अंतःस्रावित ग्रंथि में होता है। दोस्तों अब 78 में क्या कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद है 79 में एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन क्या है, तो यह मेल मतलब पुरुष हार्मोन है, पुरुष हार्मोन। उसके बाद क्या है जो 80 नंबर में कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो आप जानते हैं कि मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।